हेलो एवरीवन, दिस इज रूही। वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल द बेस्ट ज्ञान। और आप लोग हैं हमारे साथ बेस्ट पॉइंट ऑफ स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर, जिसपे हमने किया है स्टार्ट एक न्यू सीरीज यूपीपीसीएस प्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं आपको करा रही हूँ सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे मैं सभी न्यू स्टूडेंट्स को बता दूँ कि 2012 से 2023 तक हम लोग कंप्लीट प्रीवियस ईयर यहाँ पे करने वाले हैं। 2012 का प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो ये मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, और इसके साथ मैंने जो कंप्लीट कराया है वो 4 सेट में कराया है। और ये 4 सेट आपको हमारे ही चैनल पर प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, तो आप जाकर के 2012 का प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर सकते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2013 का प्रीवियस ईयर, जिसमें हम सेट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को। वीडियो के लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि अगर आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर ड्रॉप किया करें। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करके जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो अपने जो सेशन है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। तो चीनी लेखक भारत का जो उल्लेख है वो तिन्तु नाम से करते हैं, इंतु नाम से करते हैं। और एक और नाम भी ये लेते हैं, थ्यांतु। क्या नाम लेते हैं? थ्यान थ्यांतु। ओके। ध्यान नाम से करते हैं और इंतु नाम से करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं था। तो अलवर संत जो नहीं था वो है त्रुज्ञान। त्रुज्ञान अलवर संत नहीं था। अब हम अलवर की बात करें तो अलवर संत होते क्या हैं? तो दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत की हम लोग बात करेंगे। और दक्षिण भारत में एक धर्म था वैष्णव, वैष्णव। और दूसरे धर्म की यहाँ हम बात करते हैं तो शैव धर्म। ओके। तो वैष्णव धर्म के जो संत थे उनको हम अलबर कहते थे, अलबर, अलबर, अलबार, अलबार। और शैव धर्म के जो मतलब संत थे इसको हम नाय, नायनार। ओके, नायनार कहते थे। अलवर की हम बात करें तो अलवर का मीनिंग क्या होता है? तो अलवर का मीनिंग होता है ईश्वर के अनुभव में डूबा हुआ। ओके, ईश्वर के अनुभव में डूबा हुआ। आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो निम्नलिखित में से अंतिम व्यक्ति हमसे पूछा गया है, तो सुभद्र इसमें अंतिम व्यक्ति था जो क्या हुआ था, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया गया था। ओके। अब अगर हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो इनकी स्थापना, गौतम बुद्ध ने किसकी स्थापना की थी? स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने नहीं, बुद्ध धर्म की स्थापना जो हुई थी, बुद्ध धर्म की जो स्थापना हुई थी वो गौतम बुद्ध के द्वारा हुई थी। और अगर हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो इनका जन्म जो हुआ था, जन्म, थोड़ी थोड़ी बातें आप लोग याद रखेंगे, 563 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? स्थान था लुम्बिनी, लुम्बिनी। ओके, स्थान क्या था? लुम्बिनी था। ओके, गौतम बुद्ध के बारे में ये 2-3 बातें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे, और यहाँ पे है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। आंसर क्या होगा? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल की अगर हम बात करें तो इसकी अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ लिए गए थे। 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो एक तो हमारे पास था कृषि, कृषि। और सेकंड हमारे पास था पशुपालन, पशुपालन। और अगर हम इसी में थर्ड माने तो थर्ड जो हमारे पास था वो था व्यवसाय या फिर वाणिज्य, व्यापार, व्यवसाय या फिर वाणिज्य या व्यापार। ओके। तो ये 3 स्तंभ क्या किए गए थे? मौर्य काल में अर्थव्यवस्था के लिए गए थे। ओके। अब यहाँ पे मौर्य काल का अगर हम मुख्यतः देखें तो कृषि प्रधान था। मौर्य काल कैसा था? कृषि प्रधान काल था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और यहाँ पे है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शिफा क्या था। तो दार उल शिफा क्या था जो फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये एक खैराती अस्पताल था। क्या था? एक खैराती अस्पताल था। और फिरोज तुगलक की अगर हम बात करें तो ये कब, फिरोज तुगलक की अगर हम बात करें तो ये कब सुल्तान बना? तो 1351 ईस्वी में ये सुल्तान बना। ठीक है। इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। फिरोज तुगलक की अगर बात करें, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी और इसका नाम था फुतूहत, लिख के देती हूँ, फुतूहत, फुतूहत ए फिरोज शाही।
कई बार आपसे ये आत्मकथा पूछी गई है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो किसकी आत्मकथा है? फिरोज तुगलक की आत्मकथा है जो इन्होंने अपने आप से लिखी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो जो चांदी का सिक्का टंका था, इसको जारी करने वाला मध्यकालीन शासक आपसे पूछा है, तो ये है इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश अगर हम बात करें दिल्ली का शासक कब बना, तो दिल्ली का ये शासक जो बना था वो 1211 ईस्वी से बना। और कब तक रहा? तो ये 1236 ईस्वी तक रहा था। ओके, और अगर हम इल्तुतमिश की बात करते हैं, तो ये पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध रूप से, ये पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, अरबी सिक्के जारी किए थे, चलाए थे या फिर जारी किए थे। तो फर्स्ट सुल्तान था, इसलिए फर्स्ट के बारे में आप लोग याद रखेंगे, ये फर्स्ट था। ठीक है ना, फर्स्ट सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मैं हमेशा बताती हूँ जब नहीं की बात आती है इसको आप हाईलाइट कर लिया करें। अब सही सुमेलित नहीं है आपसे ये पूछा गया है, तो यहाँ पे कुछ कर लिखे हुए हैं और किसके द्वारा या किसके टाइम पर ये मतलब एक तरीके से लगाया गया था या फिर हटाया गया था, कुछ ऐसा पूछा गया। पढ़ लेते हैं एक बार, पुनः जजिया लगाना, तो जजिया किसने लगाया था? फर्रुखसियार, बिल्कुल सही है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मसूलीपट्टनम पर अधिकार, जो कि फोर्ट, बिल्कुल सही है। सती प्रथा निषेध अधिनियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक, बिल्कुल सही है। उसमें लिखा है, फिर नेक्स्ट है दास्ता का अंत, मेलकम के टाइम पर नहीं हुआ था, दास्ता का जो अंत हुआ था वो लॉर्ड एलिनबरो के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड एलिनबरो के टाइम पे हुआ था। और ये दस्ता का अंत जो हुआ था ये कब, मतलब किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय दस्ता अधिनियम था जो कि 1843 के अंतर्गत क्या किया गया था? दस्ता का अंत किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र के नाम से सर्वप्रथम जो मतलब प्रसिद्ध मंत्र है वो किस में कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है। ओके, ये आप लोग याद रखेंगे। और गायत्री मंत्र को हम, जो गायत्री मंत्र है इसको हम सविता मंत्र भी कहते हैं। ओके, और ये किसके लिए है? गायत्री मंत्र जो है वो किसके लिए किया जाता है? तो सूर्य देवता की आराधना में प्रस्तुत किया जाता है। ओके, सूर्य देवता की आराधना में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो यहाँ पे शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो ये होगा शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो ब्रिटिश शासक जो जेम्स प्रथम है उनका राजदूत था, ये कौन था? विलियम हॉकिंस। ओके, आंसर क्या आएगा? विलियम हॉकिंस था। तो जो विलियम हॉकिंस है वो 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। और ये क्यों आए थे? तो ये आए थे व्यापार की अनुमति ग्रहण करने, व्यापार की अनुमति के लिए। ओके, व्यापार अनुमति के लिए ये विलियम हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई हैं? तो कौन सा ऐसा आंदोलन है जिसके साथ कौन है? अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई है। तो इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जो थी वो जुड़ी हुई थी, और इसमें इनके साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए थे। उनका नाम मैं आपको बताना चाहूंगी, राम मनोहर, राम मनोहर भी जुड़े हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन में। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, इनके साथ लोहिया भी लगाइएगा, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण भी इसमें जुड़े हुए थे। और अगर हम बात करें, एक है अरुणा आसफ अली। ओके, तो ये थी भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है लेडी कैथरीनो मेयो। ठीक है, लेडी कैथरीनो मेयो, तो आपको इसमें इनके साथ आपको जोड़ना है आगे वाला। तो इसमें कई बार मैंने आपको बताया है एलिमिनेशन मेथड भी लगता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है अगर एक का आपको आ रहा है कि ए हमारा जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पे मदर इंडिया,
ए क्या होगा, एलिना कैथरीन मेयो, ये मदर इंडिया। ओके, तो यहाँ पे ए हो गया, ए का टू हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे ए का टू किस में है, इसमें है, और बाकी किसी में है क्या, तो नहीं है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। बाकी भी हम देख लेंगे, एक दो अगर हमें नहीं भी मिलते हैं कई बार तो हम और भी नेक्स्ट देख लेते हैं। लैरी कॉलिंस और लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर, ये किनके साथ जुड़ी हुई है, तो इसमें हम देखेंगे फ्रीडम एंड मिडनाट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे, तो इस तरीके से बी का फर्स्ट हो गया। ठीक है, बाकी का आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया है, तो अकबर की इच्छा अनुसार जो फारसी से मतलब अनुवाद किया गया है रामायण का, वो किया है अब्दुल कादिर बदायूं ने। तो अब्दुल कादिर बदायूं की अगर हम बात करें तो फारसी के साथ साथ इनको संस्कृत का भी अच्छा खासा ज्ञान था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन कर देंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने वाले आसफ खां नहीं थे, खुर्रम थे, और महाबत खां भी थे, और खुसरो भी थे। दैट मीन्स क्या होगा, 2, 3 एंड 4। तो कौन से ऑप्शन में हमें मिल रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है, डी, ऑप्शन नंबर डी होगा 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माउंट पेटन योजना आधार बनी, तो माउंट पेटन जो योजना है वो किसका आधार बनी, देश के विभाजन का। माउंटबेटन जो योजना थी वो देश के विभाजन का आधार बनी। तो ये है कि अगर हम नॉर्मल सी बात करें तो 3 जून 1947, 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ जो सत्ता थी उसको हस्तांतरित योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना जिसे जो है माउंटबेटन योजना कहा गया। ठीक है ना, जो भारत का विभाजन का भी कारण बनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट है 1942 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया, तो किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, और कांग्रेस का ये अधिवेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ओके, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और ये हुआ 8 अगस्त 1942। 1942 में जो बम्बई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी थी की बैठक हुई, उसमें क्या हुआ, अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। ओके, अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसमें जो अध्यक्षता की थी वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, ऑलमोस्ट सभी को पता होता है। और अगर हम बात करें, एक नॉर्मल सी बात और समझ लीजिए, 23 मार्च की बात और समझ लीजिए, 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1900 जो 40 था, उसको मुस्लिम लीग की जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, वार्षिक अधिवेशन था ये, वार्षिक अधिवेशन था, और वार्षिक अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और कहाँ हुआ था, तो ये लाहौर में हुआ था। सारी बातें याद रखें, यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है लाहौर में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। तिनकठिया प्रथा क्या थी, यहाँ पे चंपारण में जो थी, ये थी 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। इससे क्या हो रहा था, अगर जो भी किसान थे उनको एक तरीके से 3 बाई जो मतलब 3/20 भूभाग पर क्या करना था, नील की खेती करना थी, और इसके कारण किसानों की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय हो रही थी। इसके कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो रही थी, क्योंकि नील जब अंग्रेज इस पे खेती करवाते थे तो वो अपने ही अकॉर्डिंग क्या करते थे, नील को खरीदते थे। वो जितना पेमेंट देते थे उतना अंग्रेजों को करना पड़ता था, लेना पड़ता था, सॉरी, किसानों को लेना पड़ता था गाइस। और उसी के चक्कर में जो किसानों की स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। तो कौन सा ऐसा अधिवेशन था राष्ट्रीय कांग्रेस का जिसमें गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा, तो ये होगा आपका कराची अधिवेशन 1931 का। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो अध्यक्षता किसने की थी, इस अधिनियम की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाकी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन कर गए हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो ये किसने कहा था? बीचरोल ने कहा था। बीचरोल ने कहा था कि जो तिलक हैं भारतीय अशांति के जनक हैं, और ये तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण जेल में रखा गया था। अब पत्रकारिता के कारण क्यों? क्योंकि ये कौन थे? ये एक पत्रकार थे, ठीक है, ब्रिटिश पत्रकार थे। ये एक ब्रिटिश पत्रकार थे, पत्रकार बीचरोल, ओके। और ये तिलक ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो पत्रकारिता के कारण जेल में रखे गए थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन कर गए हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो मतलब आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो यहाँ पे वकालत पूछी है, तो यहाँ होगा सर टीवी सप्रू। सर टीवी सप्रू ने क्या किया था? जो लाल किले में मुकदमा चल रहा था उसमें वकालत की थी, और आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लिए, ठीक है ना। कौन सी किसके लिए किया था? तो आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लिए किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे। 1936 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो जो कांग्रेस का शासन था ये 28 महीने चला था। और यहाँ पे अगर हम बात करें, कांग्रेस ने 11 प्रांतों में, 11 प्रांत, ठीक है, कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। 11 में से 5 में पूर्ण बहुमत, ठीक है, 5 प्रांतों में क्या किया था? पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। और यहाँ पे ये जो हुआ टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है 1937 की बात है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और यहाँ पे है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो डेक्कन एजुकेशन की जो सोसाइटी है इसकी स्थापना से बीजी तिलक, ओके, बीजी तिलक संबंधित हैं। और अगर हम बात करें ये सोसाइटी की, इसका गठन हुआ था 1884 को, ओके। किस लिए हुआ था? तो इंग्लिश की शिक्षा देने के लिए, जो जो भी हमारा भारत में रहने वाले लोग थे उनको अंग्रेजी शिक्षा कम से कम पैसे में मतलब प्रोवाइड कराने के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों की जो स्थापना हुई है वो 1861 में हुई है। ब्रिटिश संसद ने 1861 में भारतीय न्याय परिषद के लिए अंतरराष्ट्रीय मतलब भारतीय न्याय परिषद के अंतर्गत, ठीक है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों की स्थापना की थी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग्स के नाम से जाना जाता है? तो किस राज्य का सचिवालय भवन जो है राइटर्स बिल्डिंग्स के नाम से जाना जाता है? तो ये है पश्चिम बंगाल का, ओके ना। पश्चिम बंगाल के अगर हम बात करें कैपिटल में, पश्चिम बंगाल की कैपिटल मतलब राजधानी जो है कोलकाता में ये स्थित है, कोलकाता में ये स्थित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र देने वाले सर शंकर नायर थे, ठीक है ना। सर शंकर नायर थे जिन्होंने क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड का टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1919 की बात है, ठीक है, 1919 ईस्वी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे, और यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं को हाईलाइट करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे बोलीविया मतलब यहाँ पे देश दिए हुए हैं, और यहाँ पे खनिज के भंडार की बात हुई है, मतलब कौन कौन सा खनिज कौन कौन से देश में मिलता है। तो बोलीविया की जब हम बात करते हैं तो टिन बिल्कुल सही है, ब्राजील में लोहा अयस्क बिल्कुल सही है, मैक्सिको में चांदी बिल्कुल सही है ये भी। और अगर हम पेरू की बात करें तो पेरू में नाइट्रेट नहीं बल्कि तांबा, पेरू में नाइट्रेट नहीं बल्कि तांबा मिलता है, और तांबा उत्पादन में पेरू जो है वो सेकंड स्थान पर आता है, ठीक है ना, सेकंड स्थान पर आता है। और पेरू में चांदी का सर्वाधिक भंडार देखने को मिलेगा, पेरू में चांदी का सर्वाधिक भंडार है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए मतलब सही उत्तर को आपको देखना है, ओके। यहाँ पे एक साइड दिया हुआ है कोयला क्षेत्र और दूसरी साइड दिया हुए हैं देश। तो कोयला क्षेत्र मतलब कौन से देश में कौन सा कोयला क्षेत्र
आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे डोनेटस, तो डोनेटस जो है वो यूक्रेन, डोनेटस यूक्रेन, दैट मीन्स ए का हमारे पास ए कहाँ लिखा जाएगा 4 पे। तो यहाँ पे ए का 4 किस में आ रहा है, तो हमें एक ही में देखने को मिल रहा है, तो एलिमिनेशन इसमें वर्क करेगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग और भी देख लेते हैं कुजनेटस, और ये कुजनेटस कहाँ मिलता है, तो बी का 3 है, तो कुजनेटस कहाँ मिलेगा, बी यहाँ 3 पे लिखेंगे रूस में। और अगर हम यहाँ पे बात करें, एक मिनट गाइस, यहाँ पे बात करें लंकाशायर, लंकाशायर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो लंकाशायर की हम बात करते हैं तो सी का आपके पास आएगा यूके, दैट मीन्स यहाँ पे सी लिख देंगे, सी लिख देंगे, और यहाँ पे आपका बचा है डी जर्मनी, जो कि सार जर्मनी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है, तो कौन सा ऐसा देश है जिसमें भौगोलिक क्षेत्रफल वनाच्छादित मतलब वन सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो ये कौन सा देश होगा आपके पास, तो ये देश होगा आपका जापान। कौन सा होगा, जापान में सबसे अधिक वन है, और कितने हैं, लगभग कितना परसेंट भूगोलिक भूभाग पर वन है, तो 68.46% भूभाग पर वन है। अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं अपने भारत की, इंडिया की। तो इंडिया में लगभग कितना परसेंट भूभाग पर वन मिलता है, तो 21.67% आपको क्या मिलेगा, वनाच्छादित भूभाग मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया है, वह स्थान है, तो वह कौन सा स्थान है, तो वो स्थान है जांगमऊ। जांगमऊ वो स्थान है जहां पर चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर 2010 में एक बांध निर्माण का कार्य स्टार्ट किया था। और ये जांगमऊ की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है, तो ये तिब्बत में है। जांगमऊ गाइस कहाँ है, तिब्बत में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर गए हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, सही उत्तर देना है। उद्योग और केंद्र, दैट मीन्स ये उद्योग हैं यहाँ पर, और यहाँ पे इनके केंद्र पूछे गए हैं कि कौन सा उद्योग कौन से केंद्र किस किस जगह पे मिलेगा। तो यहाँ पे एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम की हम बात करते हैं तो जेके नगर में सबसे अधिक एल्युमिनियम। तांबा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे तांबा मिलेगा मला मलाज खंड में तांबा मिलेगा, दैट मीन्स बी। तो अगर ए का 3, तो ए का 3 किस में मिल रहा है, दो में मिल रहा है, एक तो ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, तो हमारा एलिमिनेशन काम नहीं करेगा। तांबा मलाज खंड मतलब बी, बी का ए इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 50-50 के चांस तो हमारे पहली बार में आ गए। अब हम देखेंगे जस्ता, तो जस्ता के लिए टुंडू, यहाँ पे जो जस्ता के लिए टुंडू, दैट मीन्स सी। तो सी का 2 किसमें है, तो सी का 2 इसमें है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ओके, अब ये वाला आंसर हमारा कट गया। तो जूट के लिए हमारे पास क्या बचा, भाट पांडा, जूट के लिए भाट पांडा नहीं भाट पारा होता है, भाट पारा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे, तो आंसर आपको मिल गया है, आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राम सेतु शुरू होता है, तो एडम्स ब्रिज बोलते हैं, अंग्रेजों ने इसका नाम दिया है एडम्स ब्रिज, और ये शुरू होता है, तो ये कहाँ से शुरू होता है, तो ये होता है धनुषकोटी से। अब अगर हम धनुषकोटी की बात करते हैं तो धनुषकोटी रामेश्वरम, रामेश्वरम के धनुषकोटी से शुरू होकर, और ये नेपाल सॉरी श्रीलंका, श्री श्रीलंका के तलैया मन्नार तक जाता है, राम सेतु श्रीलंका के तलैया मन्नार तक जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है, मतलब कौन सा ऐसा देश है जो अपने निर्यात से, जो निर्यात किया जाता है उसमें 2/3, लगभग 2/3 जो है वो सिर्फ चावल से मतलब व्यापार करता है। ओके, तो ये कौन सा देश होगा आपके पास, ये होगा म्यांमार। लेकिन अगर हम बात करें इसमें 2000 जो 18 की मतलब 18 के द्वारा अगर हम देखते हैं, 2018 के द्वारा अगर हम देखते हैं, तो चावल सबसे अधिक जो था वो भारत के हिसाब से था, निर्यात किया जा रहा था। लेकिन अभी जो मतलब आयोग है उसने आंसर म्यांमार माना है, तो हम लोग सी आंसर पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग आंसर लेंगे अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं, और ये है विश्व में कुल
कहावा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षक देश है। तो कहावा उत्पादन में सबसे फर्स्ट नंबर पे पूछा है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है, तो ये आपका आंसर होगा ब्राजील। ओके, कौन सा देश होगा, ब्राजील होगा। और ब्राजील के जो एक मतलब देश शहर है ब्राजील का, जो जिसका नाम है, एक सेकंड लिख देती हूँ, साओ पाउलो। साओ पाउलो एक ऐसा शहर है जो विश्व की सबसे बड़ी जो कहावा की मंडी है वो साओ पालो में है। तो याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी जो कहावा की मंडी है वो साओ पाउलो में है, और ये कहाँ पर है, ब्राजील में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, और एक तरफ नदी दी हुई है, दूसरी साइड आपको बांध दिए हुए हैं। तो कौन सी नदी किस बांध पर बनी हुई है, हमें ये चेक करना है। कोलोराडो नदी की बात करते हैं तो कोलोराडो नदी हमारे पास कौन से इस पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो हुबर बांध बना हुआ है, कोलोराडो पर हुबर बांध। तो ए का हमारे पास फर्स्ट है, एलिमिनेशन देखेंगे हम लोग, ए का 4 है, ए का 4 है, दैट मीन्स ऑप्शन हमारे पास क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है, तो ये बिल्कुल सही होगा। फिर हम दामोदर नदी की बात करते हैं, और दामोदर नदी हम कौन सा बांध बना हुआ है, तो पंचेत हिल जो बांध मिलेगा आपको वो दामोदर पे मिलेगा, दैट मीन्स बी। और नील नदी पे आसवान बांध बना हुआ है, नील नदी पे आसवान बांध है, और जाम्बेजी नदी पे कैरिबा बांध है। तो जाम्बेजी नदी नदी का ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, जाम्बेजी नदी जो है काफी ज्यादा फेमस, कैरिबा बांध आपको देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं कौन सी नदी कहाँ है या बांध कहाँ पर बने हुए हैं, तो अगर हम नॉर्मल सी बात करें हुबर बांध की, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, अमेरिका के एरिजोना में देखने को मिलता है, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका। कैरिबा बांध की अगर हम बात करें, कैरिबा बांध की, तो ये जामीबिया जामीबिया एंड जिम्बाब्वे की सीमा पर मिलेगा, जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे है, ये जिम्बाब्वे है, जो भी है आप लोग देख लीजिएगा, जिम्बाब्वे की सीमा पर मिलेगा। लेकिन हम पंचेत हिल बांध की बात करते हैं, पंचेत हिल, तो ये हमें देखने को मिलता है झारखंड में। ठीक है, झारखंड, ओके, झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा हम असवान बांध की बात करते हैं, तो असवान बांध हमें मिस्र में देखने को मिलता है, इजिप्ट आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, मिस्र की सभ्यता आपने सुना होगा। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये वाला राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना ये बात कर रहा है। और ये मिलते हैं झांसी में, कहाँ मिलते हैं, यहाँ पे जो है वो उत्तर प्रदेश का झांसी है, झांसी है, झांसी में मिलते हैं। और उत्तर में क्या है, अगर हम बात करें उत्तर में श्रीनगर, श्रीनगर। ठीक है, दक्षिण में कन्याकुमारी से, कन्याकुमारी को जोड़ता है। और पूर्व में आपको पोरबंदर से, पश्चिम में सिलचर, सिलचर को जोड़ता है। पूर्व में पोरबंदर और इधर सिलचर से जोड़ता है। ठीक है ना। और ये क्या है, विकास परियोजना का जो हमसे मतलब मिलन बिंदु पूछा गया है। ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं, तो वो झांसी में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यांत रेखा है। ये प्रमाणिक मध्यांत जो रेखा है वो इंडिया के बीचों बीच की रेखा से को आपसे पूछ रहा है, और जो इंडिया के बीचों बीच की रेखा है वो 82.5 है। तो यहाँ पे देखेंगे 82.5 ये लिखा हुआ है, 82.5 पूर्वी। ठीक है, पूर्वी देशांतर। इसको हम लोग और क्या क्या नाम देखते हैं, तो इसको प्रधान यमोत्तर भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, नहीं 0 डिग्री को हम प्रधान यमोत्तर बोलते हैं, 0 डिग्री को प्रधान यमोत्तर। यमोत्तर मतलब देशांतर रेखा होती है, प्रधान यमोत्तर। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये लंदन के आप लोग बताएं जरा, लंदन के ग्रीनविच से, ग्रीन बिच, लंदन के ग्रीन बिच से। और इसको विश्व का क्या बोलते हैं, मिडिल लाइन या फिर 0 डिग्री प्रधान यमोत्तर बोलते हैं इसको हम। ये विश्व के को 2 बराबर भागों में बांटने वाली देशांतर रेखा है। ओके, लंदन के निकट कहाँ से, ग्रीनविच से, ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच से ये निकलती है। और अगर हम बात करते हैं 82.5 पूर्वी देशांतर, ये हमारा इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है। 82.5 यमोत्तर कहाँ से निकलती है, इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है। और इसी रेखा को भारत का मानक समय भी कहा जाता है, मानक समय। इसी रेखा को
भारत का मानक समय भी कहा जाता है। मानक समय मतलब इसी रेखा से निर्धारित होता है कि भारत का ईस्ट साइड का टाइम और इस साइड का टाइम बिल्कुल सेम रहेगा। दैट मीन्स है यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सबसे इधर पूर्वी पॉइंट और ये गुजरात वाला पश्चिमी पॉइंट का दोनों का टाइम बिल्कुल सेम रहता है 82.5 जो है पूर्वी देशांतर की वजह से, मानक समय की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे दर्रे दिए हुए हैं और दूसरी साइड में राज्य दिए हुए हैं। अब यहाँ पे नाथुला है तो नाथुला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, पहला ही आपका गलत हो गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ मिलता है? सिक्किम में मिलता है। कहाँ मिलेगा? सिक्किम में मिलता है। लिपू लेक उत्तराखंड में मिलता है, नहीं है तो एक नहीं मिल गया है हमें, तो बाकी सारे सही होंगे। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में मिलता है, पाल घाट केरल में मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो भारत के प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं? चेन्नई प्राकृतिक नहीं है, तूतीकोरिन प्राकृतिक नहीं है, जबकि कोची प्राकृतिक बंदरगाह है और विशाखापट्टनम भी। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 एंड 4, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा डी। अब अगर हम कोची की बात करें तो कोची केरल में है, कोची केरल में है और ये पूर्वी तट पर है, पूर्वी तट पर है। अगर हम विशाखापट्टनम की बात करते हैं तो ये आंध्र आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये पश्चिमी तट पर है, पश्चिमी तट पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और वही कूट के हिसाब से हमें उत्तर देना है। तो उकाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उकाई, पत्रा पत्रातु, पेंच और डभोल। अच्छा, इनको हमें राज्य के हिसाब से इनको हमें सही सजाना है। तो उकाई की अगर हम बात करते हैं तो उकाई आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उकाई आपको देखने को मिलेगा गुजरात में, उकाई गुजरात में। दैट मीन्स ए का 2 किस में आ रहा है? ए का 2, एक ही आंसर है आपके पास ए के 2 के लिए, जो कि है आपका बी। तो बी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम पत्रहतु की बात करते हैं तो ये झारखंड, बी। पेंच की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, मतलब पेंच मतलब मध्य प्रदेश, सी। और डाभोल की बात करते हैं तो महाराष्ट्र मतलब के डी। तो इस तरीके से आपके आंसर सही हो जाएंगे। अभी इसका आंसर जो है वो कुछ 4 सी, ठीक है। तो आपका आंसर ये एकदम सही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आज का सेशन 40 क्वेश्चंस का ही रहेगा गाइज। अगर आपको पसंद आया है, मेहनत थोड़ी सी भी लगी है कि मेहनत लग रही है इसमें, तो इसको आपको एक लाइक देना है, तो लाइक जरूर कर दे वीडियो को। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना गाइज। और मिलेंगे जल्दी ही न्यू वीडियो में, न्यू सेशन में, जिसमें हम और भी आगे के जो लेफ्ट क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। Bye bye. Take care. All the best, guys.